हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 का चैप्टर 9 संविधानिक जीवन दस्तावेज। हम बात करते हैं इसके परिचय की। इस अध्याय में हम पिछले 69 वर्षों के दौरान संविधान के क्रियान्वयन और भारत की शासन प्रणाली में उसकी भूमिका पर विचार करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम निम्नलिखित बातें जानेंगे, जैसे कि भारतीय संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सका है, जैसे कि आर्टिकल 368 के तहत भी जो संविधान संशोधन की प्रोसेस है वो की जाती है। संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है। संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये संविधान का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव भी आते गए हैं। अब हम बात करते हैं, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं? परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तन और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। सोवियत संघ में 76 वर्षों के दौरान 1918, 1924, 1936 और 1977 में संविधान 4 बार बदला गया। 1991 में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हुआ और जल्दी ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया था। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहाँ रूसी गणराज्यों का नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान अंगीकार किया गया था। अब हम बात करते हैं जरा फ्रांस की भी। फ्रांस ने भी 200 साल के दौरान कई संविधान अपनाए। क्रांति के बाद और नेपोलियन के शासनकाल में वहाँ संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे और क्रांति के बाद 1793 में वहाँ एक नया संविधान तैयार किया गया, पहला फ्रांसीसी गणतंत्र जिसे कहा जाता है। 1848 में वहाँ दूसरा संविधान लागू हुआ और उसी के साथ बना दूसरा फ्रांसीसी गणतंत्र। 1875 में तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र बना, यानी तीसरी बार एक नया संविधान अपनाया गया और संविधान निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस ने चौथा प्रयोग 1946 में किया था। अंततः वहाँ 1958 में एक और संविधान के साथ 5वें गणतंत्र की स्थापना की गई थी। अब जरा भारत की ओर भी नज़र दौड़ाएं तो देखेंगे कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जिसमें कि संविधान के कुछ भाग लागू किए, जैसे कि आपातकाल हो गया, नागरिकता हो गया, निर्वाचन हो गया आदि। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया था। तब से लेकर आज तक 69 वर्ष के करीबन बीत चुके हैं और ये संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार किसी संविधान के अनुसार काम करती है, तो क्या हम ये माने कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें बदलाव की ही जरूरत नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलावों और घटनाओं का अंदाजा पहले ही लगा लिया था? एक अर्थ में ये दोनों ही बातें ठीक है। ये बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिला है। इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। इसके साथ ये बात भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था। लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी तो किसी इंसान के द्वारा बनाया गया है। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसे बदलने की आवश्यकता ही न पड़े। तब एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों तक कैसे काम करता रहा? इस प्रश्न का एक उत्तर तो यह है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय की जरूरत को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, जिसके बारे में मेंशन है आर्टिकल 368 में। दूसरी बात यह है कि संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज़्यादा व्याख्याएं हो सकें। कहने का मतलब है कि हमारा संविधान लचीला है, यानी कि जिसमें संशोधन किया जा सकता है उसको कहते हैं लचीला संविधान। अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों के संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। इन्हीं वजह से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न बनकर एक जीवन दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। समय के खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये तो स्वाभाविक है ही कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के प्रावधानों में दिखाई देती है। जैसे कि दलितों ने काफ़ी शोषण का सामना किया था, तो उनके लिए आरक्षण के प्रावधान संविधान में दिखाई देते हैं आर्टिकल 15-16 के तहत, या फिर कई प्रकार के राजनीतिक आरक्षण के रूप में भी। महिलाओं का शोषण किया गया, उनके लिए कई प्रोविज़न किए गए आर्टिकल 15 में, 16 में और साथ ही साथ आर्टिकल 23 में और 21 के तरीके से गौरवमयी जीवन जीने का अधिकार उन्हें वहाँ पे मिला था। और साथ ही साथ जैसे मातृवंदन शक्ति अधिनियम के माध्यम से एक नया एक्ट बनाया गया था, जो कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और कहीं ना कहीं 1/3 आरक्षण जो कि महिलाओं के लिए
राजनीतिक तरीके से दिया जाता है। लेकिन संविधान को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में वो सरकारों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करे। इसीलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, जो 1972 का एक्ट था उसमें भी संशोधन हुए थे। 1986 का वो था जो एक्ट, उसमें भी संशोधन किए गए थे। यहाँ तक कि जैसे एज का बात करें अगर, तो जैसे इलेक्शन के लिए वोट देने की जो एज थी 21, तो उसको 18 कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इस अर्थ में संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और प्रश्नों से जुड़ा होता है, बल्कि उसके कई सारे तत्व स्थायी महत्व के भी होते हैं। लेकिन इसी के साथ संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं होता। संविधान की रचना मनुष्य करते हैं और इस नाते हमेशा उसमें संशोधन, बदलाव और पुनर्विचार की गुंजाइश रहती है। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है, लेकिन इस संबंध में हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी होता है। इस दृष्टि से संविधान एक ऐसा उपकरण होता है जिससे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। संविधान की दोहरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़े करती है। क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज होता है कि उसमें कोई बदलाव ही नहीं किया जा सकता? दूसरी तरफ देखें तो ये पूछा जा सकता है कि क्या ये एक इतना आम फहम मसला है कि उसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहे बदलाव किए जा सकते हैं। तो आप देखेंगे, अगर यूएसए के संविधान की बात की जाए तो इसे काफ़ी कठोर संविधान माना जाता है। इसमें सिर्फ 7 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर ब्रिटेन का संविधान देखा जाए तो उसको हद से ज़्यादा लचीला माना जाता है। लेकिन अगर बात भारत की जाए तो भारत न तो लचीला है न कठोर है, लेकिन ज़्यादा लचीला है। मतलब लचीले की ओर रुख करने वाला, न कठोर और न लचीला टाइप का। संशोधन तो होते हैं लेकिन इसमें कठोर भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं हुए हैं जैसे कि ब्रिटेन में होते रहते हैं। इसमें दोनों ही तत्व समावेशित है, लचीले के भी कठोर के भी। भारतीय संविधान के निर्माताओं को इस समस्या का आभास था, इसीलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलन पैदा करने की कोशिश की थी। उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। साथ ही संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए आर्टिकल 368 का प्रावधान भी संविधान में रखा गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी वे इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। वे जानते थे कि जब समाज किसी मत विशेष की ओर ज़्यादा आकृष्ट हो तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी। जैसे आपको पता है, जैसे नागरिक अधिनियम था तो उसमें 1979 में संशोधन किया गया था। इसीलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया। उसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इतना लचीला भी बनाया गया कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप यथोचित बदलाव किए जा सके। इसका एक और उदाहरण मिलता है, जैसे प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हो गया। इसको 46वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 21 के ए में और साथ ही साथ आर्टिकल 45 में और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य का जो 11वां कर्तव्य है उसमें जोड़ा गया था, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का महत्व लोग जान रहे थे। इसीलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया, यानी उसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इतना लचीला भी बनाया गया कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप यथोचित बदलाव भी किए जा सकें। दूसरे शब्दों में हमारा संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। इसमें किसी भी स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है। ये कोई अपरिवर्तनीय चीज़ नहीं है। संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, तो इसके लिए मैंने अभी बताया था आर्टिकल 368। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है। पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल सकती है या फिर हटा सकती है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। संविधान को इतना लचीला होना ही चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सके, लेकिन साथ ही इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलावों से बचाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। यहाँ लचीले का मतलब होता है परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि और कठोर का अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। जिस संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे संविधान को कठोर कहा जाता है। भारतीय संविधान में इन दोनों ही तत्वों का समावेश किया गया है।
संविधान निर्माता जानते थे कि संविधान में त्रुटियां हो सकती हैं। वे समझते थे कि संविधान पूरी तरह दोषमुक्त नहीं हो सकता। वे संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि त्रुटि सामने आने पर उसका निवारण आसानी से किया जा सके। इस संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप अस्थायीता और इसके बारे में राय अपनाई गई थी कि नई संसद का गठन होने पर या बाद में प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। तो हमारा संविधान एक संघीय राज्य व्यवस्था बनाने के पक्ष में भी था। इसीलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे कि राज्य की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सके। इसके कुछ पक्ष इतने केंद्रीय महत्व के थे कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर भी रखना चाहते थे। अतः इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना भी जरूरी था। यही वजह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने पड़े। यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं बताई गई है, जैसे कि संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, यानी कि जैसे हम विधि बनाते हैं या फिर कानून बनाते हैं उस विधि के आधार पर, जैसे कि साधारण बहुमत यानी कि आधे से ज़्यादा अगर मत हो किसी चीज़ पे, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाए तो फिर संशोधन हो सकते हैं। जैसे कि राज्यों का नाम बदलना है या फिर राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ाना है, तो उस दशा में ये वाली कंडीशन यूज की जाती है। तो संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार, यानी कि 368 की जो पहली प्रोसेस है, यानी कि संसद का पहले हाउस में अगर ये जाएगा, फिर वहाँ पर अगर विशेष बहुमत के द्वारा पारित हो जाता है, फिर तो वहाँ से जाएगा दूसरे सदन में विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करेंगे तो ये संशोधन माना जाएगा। इसका जो तीसरा है उसमें क्या होता है कि जैसे विशेष बहुमत हुआ, पहले सदन में पारित हो गया, फिर यहाँ से गया दूसरे सदन में, यहाँ से भी विशेष बहुमत से पारित हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे एक तीसरा स्टेप आता है कि जो पारित हो जाता है, फिर उसके बाद जाता है ये आधी विधायिका अगर राज्य की से पारित कर दे, ओके बोल दे, फिर राष्ट्रपति करेंगे इस पे सिग्नेचर। अगर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए तो संविधान संशोधन माना जाता है। जो ये वाली प्रोसेस है 368 की दूसरी प्रक्रिया, ये यहाँ पे यूज हुई थी जैसे कि 21 साल से 18 साल जब वोट देने की आयु की गई थी। इसके अलावा 7वीं अनुसूची में अगर संशोधन करना होता है वहाँ पे भी दूसरी प्रक्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर खुद 368 में संशोधन करना हो तो वहाँ पर भी 368 की दूसरी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिसमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है और ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता। संविधान के इन हिस्सों को काफ़ी लचीला बनाया गया है। आगे संविधान के 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हम। इन दोनों अनुच्छेद में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि कानून के द्वारा, जिसका अर्थ होता है कि संसद इन अनुच्छेदों में आर्टिकल 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद इसी सरल तरीके से संशोधन करती है। जैसे आर्टिकल 2 बात करता है संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है, और आर्टिकल 3 बात करता है संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। जैसे आपको अगर पता होगा, जैसे उत्तराखंड जो राज्य का गठन हुआ था या फिर किसी भी तेलंगाना का गठन हुआ था, तो वहाँ पर इसी तरीके से किया गया था। संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके बताए गए हैं। इस तरीके में संशोधन संविधान के सभी अनुच्छेद पर एक समान रूप से ये लागू भी नहीं होते। एक तरीके अंतर्गत संसद के दोनों सदन के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात की गई है। वही दूसरा तरीका है, वो ज़्यादा कठोर है। इसके लिए संसद का जो विशेष बहुमत है और राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की जरूरत इसमें होती है। ध्यान देने की बात यह है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है। संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या किसी अन्य निकाय की संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। इसी प्रकार संसद या कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के बाद इस संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की भी आवश्यकता नहीं होती। अन्य सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं होता। इस बातों से पता चलता है कि संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठोर और जटिल हो सकती है। हमारे संविधान में
इन जटिलताओं से बचा गया है। इससे हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो गई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान भी दिया जाना चाहिए कि संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही होती है। इसका अर्थ होता है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी कि संसदीय संप्रभुता में निहित है। विशेष बहुमत। चुनाव, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्यायों में हम उन प्रावधानों का अध्ययन कर चुके हैं जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। एक बार फिर से याद करते हैं कि विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है। सामान्यतः विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत की जरूरत होती है। कल्पना करें कि सदन में 247 सदस्य उपस्थित है। सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं। अगर इन सदस्यों में से कम 124 सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को माना जाएगा पारित। लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती। संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की जरूरत होती है। सबसे पहले संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम आधी होनी चाहिए और दूसरे संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता। आखिर विशेष बहुमत का क्या औचित्य है? लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, अतः किसी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होगी। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हो तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। लेकिन कल्पना करें लोकसभा के 400 सदस्यों ने किसी विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया है और इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी? इसके अलावा संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से पारित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि जब तक प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति न बन पाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता है। सत्तारूढ़ दल काफी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट या फिर अपनी पसंद का विधेयक पारित करा सकता है। लेकिन अगर ये दल संविधान में संशोधन करना चाहता है तो कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में इसको लेना पड़ेगा। इस तरह संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना है कि उसमें राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी भी होनी चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा कुछ आंकड़ों पे बात करते हैं, जैसे कि विश्व के आधुनिकतम संविधानों में संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं में 2 सिद्धांत जिनकी बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करते हैं। जैसे एक सिद्धांत है विशेष बहुमत का। उदाहरण के लिए अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस आदि के संविधान में सिद्धांत का समावेश किया गया है। अमेरिका में 2/3 बहुमत का सिद्धांत लागू है, जैसे कि भारत में भी, जबकि दक्षिण अफ्रीका और रूस जैसे देशों में 3/4 बहुमत की जरूरत होती है। जैसे दूसरा सिद्धांत है संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का, जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सिचुएशन में होता है। ये सिद्धांत कहाँ पे है? जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन में। स्विट्जरलैंड में तो जनता को संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का भी अधिकार है और रूस और इटली अन्य ऐसे देश है जहां जनता को संविधान में संशोधन करने या संशोधन के अनुमोदन का अधिकार भी दिया गया है। राज्यों द्वारा अनुमोदन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होता। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित या फिर जनप्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना, उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। पीछे हमने संविधान के संघीय प्रकृति के बारे में अध्ययन किया। संघीय प्रकृति यानी कि स्टेट और सेंटर को शक्तियों का वितरण हो जहाँ पर, और इस चीज़ का प्रावधान हमारी अनुसूची 7 में 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। संघीय संरचना का अर्थ होता है कि राज्यों की शक्तियाँ केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं करती और संविधान में राज्यों की शक्ति को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था भी की गई है कि जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देगी तब तक संशोधन प्रभावी नहीं माना जाएगा। 368 की दूसरी प्रक्रिया के अनुसार इस अर्थ में कहा जा सकता है कि संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीतिक से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। इस प्रावधान में राज्य के अधिकारों को भी जगह दी गई है। इसके अंतर्गत राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। जैसे कि उम्र जो मतदान की थी उसको 21 से 18 करने में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये वाली प्रोसेस यूज की गई थी। उल्लेखनीय है कि संशोधन की प्रक्रिया के कठोर होने के बावजूद इसे फिर काफ़ी हद तक लचीला बनाया गया है।
हम देख सकते हैं कि संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों के अनुमोदन और राज्य विधान पालिकाओं के साधारण बहुमत की जरूरत होती है। इस प्रकार देखा जाता है कि शर्तों की कठोरता के बावजूद संशोधन करने की प्रक्रिया अव्यावहारिक नहीं है। संक्षेप में, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और इस प्रक्रिया में राज्यों की सीमित भूमिका दी गई है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इतना आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए कि उसके साथ जब चाहे छेड़खानी की जा सके, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का ख्याल भी रखा कि भावी पीढ़ियां अपने समय की जरूरत के हिसाब से इसमें आवश्यक संशोधन कर सकती है। संशोधन के विषय विशेष बहुमत और राज्यों द्वारा अनुमोदन। इनमें से जैसे देखा जाए, नागरिकता संबंधी अनुच्छेद हो गए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, कैन सूची में परिवर्तन हो गया, राज्य की सीमाओं में बदलाव हो गया और चुनाव आयोग से संबंधित कुछ उपबंध हो गए। तो आप इसको बता सकते हो। संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं? 26 जनवरी 2024 को हमारे इनको लागू हुए 74 वर्ष हो गए और अभी तक इसमें 106 संशोधन किए जा चुके हैं। संशोधन प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए संशोधनों की संख्या काफ़ी बड़ी मानी जाएगी। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इतने सारे संशोधनों के पीछे क्या वजह रही होगी और इसके क्या निहितार्थ है। आइए जरा एक नज़र संशोधनों के इतिहास पर डालते हैं। अगले पन्ने पर दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। ग्राफ में एक ही सूचना को दो अलग तरीकों से बताया गया है। पहले ग्राफ में प्रत्येक 10 सालों के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों की संख्या को दर्शाया गया है। इसमें दिए गए स्तंभ उस अवधि के दौरान संशोधनों की संख्या को चिन्हित करते हैं। दूसरे ग्राफ में प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दिखाया गया है। आप देखेंगे कि 1970 से 1990 तक के 2 दशकों के दौरान बड़े स्तर पर संशोधन हुए थे। जैसे कि आपको अगर याद होगा, 1976 का संशोधन हो गया, 1978 का संशोधन हो गया, यानी कि 42वां, 44वां आदि प्रकार के। दूसरा ग्राफ हमें एक और कहानी बताता है। जैसे 1974 से 1976 बीस 3 वर्ष के अंतराल में 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। फिर से 2001 से 2003 तक ठीक 3 वर्षों के दौरान भी 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में 2 कालखंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले काल के दौरान कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी को संसद में भारी बहुमत मिला था। लोकसभा में उसके 352 सदस्य थे और ज़्यादातर राज्य विधानसभाओं में भी वह बहुमत की स्थिति में थी। दूसरी ओर 2001 और 2003 के बीच का जो काल गठबंधन की राजनीति का काल माना जाता है, यहाँ पर भी एक ऐसा काल था जिसमें विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें काम कर रही थी। इस काल की एक अन्य विशेषता भाजपा और इसके विरोधी दलों के बीच कटु प्रतिद्वंदिता थी। लेकिन इस काल में 10 संशोधन किए गए, इसीलिए संशोधन केवल सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर ही निर्भर रही। यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं। संशोधनों की संख्या को लेकर हमेशा आलोचना होती रही है। ये कहा जाता रहा है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं। बाहरी तौर पर 74 वर्षों की अवधि के दौरान संविधान में 106 संशोधनों की बात अजीब लगती है, लेकिन ऊपर के दोनों ग्राफ देखने से पता चलता है कि इन संशोधनों के पीछे केवल राजनीति सोच ही प्रमुख नहीं रही है। संविधान के पहले दशक को छोड़कर शेष दशकों में संशोधनों की एक धारा सी बहने लगती है। इसका अर्थ है कि संशोधनों के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच बहुत मायने नहीं रखती थी, बल्कि ये संशोधन समय की जरूरतों के अनुसार किए गए थे। क्या इसके पीछे मूल संविधान की कमजोरियां भी काम कर रही, या फिर संविधान ही बहुत लचीला है? संशोधनों की विषय वस्तु। अब तक किए गए संशोधनों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे संशोधन शामिल किए गए जो तकनीकी या फिर प्रशासनिक प्रकृति के हैं। ये संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने, उनकी व्याख्या करने और छिटपुट संशोधन से संबंधित है। उन्हें केवल सिर्फ तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है। वास्तव में वे इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं करते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष 15वां संशोधन किया, और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन 54वां संशोधन इसी बात का उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण के रूप में हम विधायिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी उपबंधों को भी ले सकते हैं। मूल उपबंध में आरक्षण की बात 10 वर्ष की अवधि के लिए कही गई थी, लेकिन इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अवधि को प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक समझा गया। इस संबंध में अब तक 6 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इन संशोधन से मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केवल तकनीकी संशोधन है।
क्या आपको राष्ट्रपति के पद से संबंधित चर्चा याद है? मूल संविधान में माना गया था कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। इस संबंध में बाद में एक संशोधन किया गया और अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। क्या इस संशोधन से वास्तव में कोई अंतर पड़ा है? इसे स्थापित परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात इस संशोधन में केवल संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या भर की गई है। व्याख्याएं यानी कि विभिन्न दृष्टिकोण। संविधान की व्याख्या लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहते हैं। संविधान के अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में भी देखे जा सकते हैं। इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रामाणिक सिद्ध करना पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे जो 42वां संविधान संशोधन था, उसमें क्या किया गया था कि जो न्यायपालिका की जो समीक्षा का अधिकार था उसको सीमित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसे संतुलित करने का भी प्रयास किया गया था। प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों के अपने अपने तरीके से व्याख्या करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम लक्षण है। कई बार संसद इन न्यायिक व्याख्याओं से सहमत नहीं होती और उसे न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। 1970 से 1975 के दौरान ऐसी अनेक परिस्थितियां पैदा हुई। न्यायपालिका तथा अधिकारों से संबंधित अध्यायों में आप संसद और न्यायपालिका के बीच में उठने वाले विवादों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस संबंध में हम 3 दृष्टांतों का उल्लेख कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे। इसी प्रकार निजी संपत्ति के अधिकार के दायरे तथा संविधान संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच विवाद उठते रहे। 1970 से 75 के काल में संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए। यहाँ याद रखना जरूरी होगा कि इस दौर 1970 से 75 में भारतीय राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इसीलिए हमारा संवैधानिक इतिहास पूरे तौर पर इस काल की राजनीति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अगले वर्ष स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय आपको इस बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन। तीसरे बहुत से ऐसे संशोधन हैं जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जाता है। एक अर्थ में कहा जा सकता है कि ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे। वास्तव में 1984 के बाद किए गए अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा कि जो 1986 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, ये वाला जो संशोधन किया गया था जब लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी मिली थी, तो उसी के आधार पर 1986 का जो संशोधन लाया जो 86वां संविधान संशोधन लाया गया था, 1986वां संविधान संशोधन लाया गया था, तो उससे प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को 21 के ए में एंड 45 में और मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया था। और साथ ही साथ जैसे अगर हम इसका दूसरा उदाहरण लें तो जैसे जो नागरिक अधिनियम था 1955 का, जब उसमें और ज़्यादा सुधार की हमें गुंजाइश देखने को मिली थी, तो 1979 में नागरिक अधिनियम में परिवर्तन किया गया था जो 1955 वाला था। इस प्रश्न का उत्तर है कि इसमें कई संशोधनों के पीछे व्यापक आम सहमति काम कर रही थी। राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में अनेक संशोधनों का आकार लेते हम देखते हैं। संशोधन के इस तेज क्रम की शुरुआत दल बदल विरोधी कानून यानी कि 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, जो कि हमारे संविधान की अनुसूची 10 में भी मेंशन है। दल बदल विरोधी कानून, 52वां और 51वां संविधान संशोधन के अलावा इस काल में मताधिकार की आयु को 21 से 18 वर्ष करने के लिए 61वां संविधान संशोधन हुआ और 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी किया गया। अगर आपको याद होगा 73वां संविधान संशोधन है ग्राम सभा से रिलेटेड यानी कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड, एंड 74वां संविधान संशोधन है नगर शासन से रिलेटेड। इस काल में नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी संशोधन किए गए। सन 1992 से 93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। विवादास्पद संशोधन। अब हमारी चर्चा
से ये भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर आज तक कोई विवाद ही पैदा नहीं हुआ। सच्चाई तो यह है कि 70 से 80 के दशक में इन संशोधन को लेकर विधि और राजनीति के दायरों में भारी बहस छिड़ी थी और 1971 से 1976 के काल में विपक्षी दल के इन संशोधनों को संदेह की दृष्टि से भी देखते थे। उनका मानना था कि इन संशोधन के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहते हैं और इस संबंध में 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे हैं। जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। पिछले 3 दशकों में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर देश की सभी संस्थाओं में सहमति पैदा हुई। वास्तव में संविधान का 42वां संविधान संशोधन एक बड़ा संशोधन है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, अगर आपको पता होगा तो। इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले यानी कि 1973 का जो केशवानंद भारती केस था, उसके निर्णय को भी इसने चुनौती दी थी कि मूलभूत ढांचे में छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। यहाँ तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। आपने मूल कर्तव्यों के बारे में भी पढ़ा होगा। उन्हें संविधान में इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान का 42वां संविधान संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है। ये कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया था। क्या आप जानते हैं कि इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना 7वीं अनुसूची 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए थे? अगर आपको पता होगा, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष आदि शब्द जोड़े गए थे। अखंडता, ये सारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान के माध्यम से जोड़े गए थे। 7वीं अनुसूची हो गई। इसके अलावा 53 अनुच्छेद में भी परिवर्तन किए गए थे। जब ये संशोधन संसद में पास किया गया तो विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल में थे। इसी पृष्ठभूमि में 1977 के चुनाव में और सत्ताधारी दल कांग्रेस की हार हुई थी। नई सरकार ने इन विरोधाभासी संशोधनों पर पुनः विचार करना जरूरी समझा। 38वें, 39वें, 42वें संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए थे उनमें से अधिकांश को 43वें, 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को फिर से लागू किया गया था। संविधान की मूल संरचना और उसका विकास। भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। आया था सबसे पहले केशवानंद भारती केस 1973 में। आप ये बात पहले से ही जानते हैं कि इस सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में कुछ इस प्रकार से सहयोग किया जैसे कि इस निर्णय के द्वारा संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई थी और इस संविधान के किसी भी या फिर सभी भागों के संपूर्ण संशोधन यानी कि निर्धारित सीमाओं के अंदर रहने की अनुमति देता है। और इसके अलावा संविधान की मूल संरचना उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। ये केशवानंद भारती मामले में स्पष्ट हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामले में 1973 में ये निर्णय दिया था कि बाद के 4 दशकों में संविधान की सभी व्याख्याएं इसको ध्यान में रखकर की गई। और अगर आपको पता होगा, मिनर्वा मिल जो केस आया था उसमें भी मतलब जो 42वां संविधान संशोधन था, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड भी जो प्रोविज़न आया था कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये मूलभूत ढांचा है और मूलभूत ढांचे में कोई छेड़खानी नहीं करेगा और विधि के द्वारा किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी मौलिक अधिकारों में। और जो संविधान संशोधन है वो विधि नहीं है आदि कुछ मतलब डिसीजंस उसमें भी दिए गए थे केशवानंद भारती के बाद, जो कि वर्तमान समय में भी चलता आ रहा है। संरचना का सिद्धांत स्वयं ही एक जीवन संविधान का उदाहरण है। संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है। विगत 3 दशकों के दौरान बुनियादी संरचना के सिद्धांतों को व्यापक स्वीकृति मिली है। इस तरह देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते भी संविधान में संशोधन हुए हैं। सभी जीवन संविधान बहस, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रियाओं से गुजर कर ही विकसित होता है। 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामले में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। एक अर्थ में बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का संतुलन और मजबूती हुआ है। संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रखने और उसके कुछ हिस्सों को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने से कठोरता और लचीलेपन के संतुलन का निश्चय ही पुष्टिकरण हुआ है। संविधान की समीक्षा।
नवे दशक के अंतिम वर्ष में समूचे संविधान की समीक्षा करने का विचार सामने आया। सन 2000 में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था, जिसका उद्देश्य था संविधान के कामकाज की समीक्षा करना। विपक्षी दल तथा अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया और आयोग को लेकर उठा राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि आयोग की ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया और ऐसे किसी कदम की सिफारिश नहीं की जिससे संविधान की बुनियादी संरचना को चोट पहुंचती है। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को कितना महत्व दिया गया। और अगर आपको पता होगा, हमारे संविधान में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे बुनियादी ढांचा नाम का कोई वर्ड यूज किया हो किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन न्यायालय इस चीज़ की पुष्टि करता है कि कौन बुनियादी ढांचे में आता है। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता हो गया, संसदीय शासन हो गया, इसके अलावा विधि का शासन हो गया, या फिर लोकतंत्र हो गया, गणराज्य हो गया, आदि को न्यायिक समीक्षा हो गया, आदि को संविधान के मूलभूत ढांचे में शामिल किया गया है। ऐसे कई और उदाहरण मौजूद हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है। नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि आरक्षित सीटों की संख्या सीटों की कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय को अब एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण नीति के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा और ये फैसला दिया कि इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए। इसी तरह न्यायपालिका ने शिक्षा, जीवन की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समूहों की संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन के अधिकारों के उपबंधों में अनौपचारिक रूप से संशोधन किए। और इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि न्यायालय के आदेशों को भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम बात करेंगे संवैधानिक जीवन दस्तावेज। हमने संविधान को एक जीवन दस्तावेज माना है। इसका अर्थ है कि लगभग एक जीवित प्राणी की तरह ये दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप काम करता है। जीवंत प्राणी की तरह ही अनुभव से सीखता है, वास्तव में उस पहेली का उत्तर है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में संविधान के टिकाऊपन के बारे में किया था। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से काम कर रहा है। यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड भी है। लोकतंत्र में व्यवहारिकताएं तथा विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं और समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं। कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता हो और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता हो, वो केवल टिकाऊ नहीं होता बल्कि अपने नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है। महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है? पिछले 6 दशकों के दौरान देश की राजनीति और संवैधानिक विकास के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई। इस अध्याय में हम उनमें से कुछ परिस्थितियों का उल्लेख कर चुके हैं। 1950 से संवैधानिक और वैधानिक मुद्दों के बारे में बार बार सामने आने वाले सबसे गंभीर प्रश्न संसद की सर्वोच्चता का था। संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पर इसको वरीयता मिली हुई है। इसी प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियां प्रदान की गई। इसीलिए अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत ही हो। और प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट तथा जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ है विकासशील संस्थाओं से और इनके माध्यम से ही वो काम भी करता है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की भी व्यवस्था की गई। अगर आपको याद होगा कि जो गांधी जी थे वो भी कहते थे कि अधिकार का महत्व तभी बढ़ता है जब हमें अपने कर्तव्यों का भी आभास हो। यानी कि अगर हमें अधिकार मिले हैं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए तो हमें अपने कर्तव्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम संविधान के जो मतलब हर एक पहलू है उसका अच्छे से आनंद उठा सके। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे अधिकारों का निलंबन भी हो सकता है अगर हम कर्तव्यों का पालन ना करें तो। न्यायपालिका का योगदान। न्यायपालिका का और संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था कि उसके पास गरीब, पिछड़े और असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने यानी कि संशोधन करने की शक्ति मौजूद है। न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए और जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए। क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। प्रजातंत्र में जितना महत्व जन कल्याण को दिया जाता है उतना ही इस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग न होने पाए।
भारतीय संविधान की सफलता इन तनावों को सुलझाने में ही निहित है और न्यायपालिका ने केशवानंद के मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया। जैसे आपको पता होगा, धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है मूलभूत ढांचे में, तो वो उसकी मतलब भाषा पर नहीं बल्कि एक ऐसा राज्य जहाँ पर किसी भी धर्म को महत्व ना दिया जाए, वहाँ पर सभी प्रकार की धार्मिक सहिष्णुता वाली जो भावना है उसको बरकरार रखने के लिए ये चीज़ मेंशन की गई होगी। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं किया गया है कि किसी भी चीज़ का फलाभाग मूल संरचना का हिस्सा है। इस प्रकार मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई अवधारणा है। न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया, पिछले 4 दशकों के दौरान अन्य संस्थाओं ने इसे किस प्रकार अपनाया। अगर आपको पता होगा कि जितने भी केसेस आते हैं न्यायपालिका से संबंधित, तो उन केसों में ही जो न्यायपालिका है उसने मूलभूत ढांचे का व्याख्या की है कि ये चीज़ मूलभूत ढांचे, जैसे कि हम देखेंगे अगर न्यायिक समीक्षा हो गया या फिर धर्मनिरपेक्षता हो गया, लोकतंत्र हो गया, गणराज्य हो गया या फिर न्यायिक सक्रियता हो गई, विधि का शासन हो गया, तो ये सभी अन्य केस में कई प्रकार के केस में आए हुए रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि उसमें जो न्यायपालिका ने रिजल्ट के तौर पर सुना है कि हाँ ये संविधान के मूलभूत ढांचे हैं। इस तरीके से यही आकर हमें शब्द और भावना के बीच का अंतर पता चलता है। न्यायालय का मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए। कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियां तथा अपेक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राजनीतिज्ञों की परिपक्वता। उपयुक्त अनुच्छेद में न्यायपालिका के बारे में की गई हमारी चर्चा से एक और तथ्य उजागर होता है। 1967 से 1973 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के कारण संसद और कार्यपालिका ने एक संतुलित तथा दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया था। केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार करने के प्रयास किए गए। जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो 42वां संविधान संशोधन किया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई थी। लेकिन जो मिनर्वा मिल केस था 1980 वाला, उसमें न्यायालय ने पहले के दिए हुए अपने निर्णय को दोहराया और केशवानंद मामले में निर्णय दिए जाने वाले 4 दशकों के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। राजनीतिक दलों, राजनेताओं, सरकार और संसद ने भी मूल संरचना के संवेदनशील विचार को स्वीकृति प्रदान की। यद्यपि संविधान की समीक्षा की बात चलती रही, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं जा सकती। संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए गए एक प्रसिद्ध भाषण में सामूहिक सपने को भाग्य के साथ करार बताया था। संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, सामाजिक आर्थिक समानता और जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। यह आदर्श आज भी धूमिल नहीं पड़ा है। यही कारण है कि आधी सदी गुजर जाने के बाद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं और उसे महत्व देते हैं। जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले ये बुनियादी मूल्य आज भी उतने ही कारगर हैं। बुनियादी संरचना में कौन कौन से तत्व निहित हैं, इस बात को लेकर अभी तक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। इन बहसों के चलते रहने में कोई बुराई नहीं है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बहस और मतभेद लोकतांत्रिक राजनीति के अनिवार्य अंग होते हैं और साथ ही हमारे राजनीतिक दलों और नेतृत्व ने भी इन बहस के मामले में परिपक्वता का परिचय दिया। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि राजनीतिक प्रश्नों से जुड़ी बहस और तर्क वितर्क मर्यादा के बाहर न जाए। समझौते और आदान प्रदान के बिना राजनीति भी नहीं चलती। अतिवादी रुख अपनाना सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, वैचारिक स्तर पर ऐसा करना काफ़ी आकर्षक भी दिखता है, लेकिन राजनीति में सभी पक्षों को अपने अतिवादी विचारों और निर्णयों को छोड़कर एक न्यूनतम साझी समझ विकसित करनी पड़ती है। इसके बिना लोकतांत्रिक राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती और हमारे यहाँ की जनता और राजनीतिज्ञों ने इन बातों को भली भांति समझा और इसी मर्यादित व्यवहार के कारण हमारा लोकतांत्रिक संविधान सफल रहा। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सर्वोच्च होने की प्रतिद्वंदिता हमेशा चलती रहेगी और जनकल्याण के अभिप्राय को लेकर भी उनके बीच द्वंद्व बना रहेगा, लेकिन अंततः निर्णय जनता के हाथों में ही रहता है। वस्तुतः लोकतंत्र का उद्देश्य है और लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम लक्ष्य जनता की आज़ादी और खुशहाली है, और इस बात की जो महत्ता है यानी कि जो जनता का महत्व है वो हमारे प्रीएम्बल में भी हम भारत के लोग से स्पष्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपके लिए कुछ होमवर्क, अगर आप चैप्टर समझ गए होंगे तो कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं।
जैसे पहला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत क्यों पड़ती है, व्याख्या करें। भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती तो न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप फ्री टाइम में से सुन सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जा कर के वहाँ पे क्लासेस अपडेट एंड पीडीएफ के लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।